Once again, welcome back everybody present here. And in sequence of discussing the chapter globalization and the Indian economy, once again we had got the opportunity to have the meaning of globalization, and here we had understood that globalization is a process associated with the increasing openness and integration of the economy of a country with the economies of other countries with the condition of free flow of trade and capital across the border. If globalization is taking place, it doesn't only mean integration of economy in terms of free flow of trade and capital, but also movement of more and more goods and services and technology as well as people across the borders. Okay, we already know that globalization process is going on, and there are some factors which has given impetus to the progress of globalization. It means due to presence of these things, globalization has taken place more rapidly. The first one is the technology. How does technology going to help the globalization process more rapidly? Let us see here. Rapid movement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. तो मतलब तकनीकी में तीव्र गति से होता हुआ विकास जो है संसार के स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को मतलब बहुत ही आगे बढ़ाया है, उसे मोटिवेट किया है ज़्यादा. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी बढ़ने से, टेक्नोलॉजी का विकास होने से किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को फायदा हो रहा है हम लोग देखते हैं. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस इज पॉसिबल एज लो कॉस्ट. तो सामानों का एक जगह से दूसरी जगह पर जो उसका मतलब स्थानांतरण होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो अब तेज गति से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आने से, अच्छी अच्छी फास्ट मूविंग व्हीकल्स आने से, और बड़े बड़े कंटेनर आने से, और बड़े बड़े शिप मतलब फास्ट मूविंग शिप आने से, पानी के जहाज, इस तरह की चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हुई है. लो कॉस्ट में ज़्यादा तेज़ी से होता है गुड्स का. लार्ज कार्गो शिप्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन हैज़ सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन फ्यू डिकेड्स. तो पिछले 10-20 सालों में हर तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर में, चाहे वो कार्गो शिप्स हो, मालवाहक जहाज हो, या एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड हो या रेल हो, हर जगह में अब इम्प्रूवमेंट्स हुआ है पिछले 20 सालों में. पहले डीजल इंजन की होते थे गुड्स ट्रेन्स, अब इलेक्ट्रिक से चलने वाले गुड्स ट्रेन्स हो गए. रेलवे लाइंस का भी अब दोहरीकरण तिहरीकरण किया जा रहा है कि गुड्स ट्रेन्स के लिए अलग से रेल लाइन होगी, डिले नहीं होगा. तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट हर जगह हुआ है. दीज इम्प्रूवमेंट्स हैव एनेबल्ड क्विक फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स पॉसिबल, डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन. तो इस तरह की चीज़ों का विकास होने से, अब एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर से कनेक्शन होने से, अब एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी से और पीपल का ज़्यादा मतलब मूवमेंट हुआ है और ग्लोबलाइजेशन को हेल्प मिला है. Also, developments in the field of information and communication technology (ICT) have been even more remarkable. So, information. Don't ask about the revolution in information technology. We have seen that of 6th generation and 7th generation mobile networking we are talking about. 4G now in India going on. तो अब फास्ट इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सो इजिली, एंड इवन वीडियो चैटिंग, वीडियो सीइंग हैज़ बिकम पॉसिबल इन लास्ट 2 and 3 years when the mobile data has been made cheapest in India by Jio company, which was not possible just 3 years back, 4 years back. So information, call center establishment of call centers, BPO. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ 20 सालों में, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन devices, internet, fax has contributed a lot into the production of ideas and production of services across countries. E-banking, distance education, stock marketing, trading, production, product designing, etc. Are also some of influenced by ICT. E-marketing मतलब कि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है. अब तो फॉरेन कंट्री की चीज़ें आप यहाँ बैठे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स होने से ऑनलाइन किंग सुविधाएं, ऑनलाइन किंग बैंकिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, ये सब होने से ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिला है.
अब टेक्नोलॉजी से तो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प मिला ही है, अब ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, हर देश का अपना ट्रेड पॉलिसी होता है कि विश्व व्यापार वो किस तरह से करेगा और वो विदेशी कंपनी को किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नियम बना के रखेगा। तो इसमें भी पिछले कुछ सालों में लिबरल हुआ है पॉलिसी, कुछ नम्र हुई है। क्या नम्र हुई है? कठोर नहीं रही पॉलिसियाँ। लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स द फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार जो अपने फॉरेन ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो नियम बनाती है, अपने कंट्रोल में रखती है, अगर उसमें वो कुछ छूट देती है, इसी को लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट द मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन मोर इजी फॉर द फॉरेन कंपनी एमएनसी टू कम एंड ट्रेड विद द country. After independence, Indian government imposed various trade barriers and controls on foreign trade and foreign investment. तो आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने बहुत सारे तरह के नियम कानून बना के रखे थे कड़े कड़े कि विदेशी कंपनियां और विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उतना आसानी से संभव नहीं था। दिस वॉज डन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड लीड देम प्रोग्रेस प्रॉस्पर विद इन द कंट्री। तो ये इस उद्देश्य से किया गया था कि नई नई आज़ादी मिली है तो हमारे अपने देश की इंडस्ट्री को फायदा हो, हमारे अपने देश के अर्थव्यवस्था में अपने देश की इंडस्ट्री का ज़्यादा सहयोग हो, उनको विदेशी कंपनियों से कंपटीशन ना करना पड़े। बट सून गवर्नमेंट एक्सपीरियंस द शॉर्टकमिंग्स सच एज करप्शन, इनसफिशिएंसी एंड लो जीडीपी ग्रोथ। तो धीरे धीरे 30-40 सालों के बाद, 50 सालों के बाद, 30-40 सालों के बाद गवर्नमेंट को ये उसका मतलब दुष्परिणाम दिखाई पड़ने लगा कि अब अपना द इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट कैपेबल एनफ ऑन इट्स ओन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज दैट इट कैन मीट द चैलेंज ऑफ करप्शन एंड लो जीडीपी ग्रोथ। तो अब देश की अर्थव्यवस्था में करप्शन आने लगे, लो जीडीपी ग्रोथ होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, पॉवर्टी बढ़ने लगी। तो उस गवर्नमेंट ने अब इसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। देन इन द ईयर 1991 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव ट्रेड बैरियर्स टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो सरकार ने जो मतलब 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाई, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नाम से, तो उसमें उसने ट्रेड बैरियर्स, जो व्यापार करने पर प्रतिबंध लगे थे, ट्रेड बैरियर, उसको उसने ढीला कर दिया, बहुत हद तक उसको कम कर दिया। दिस इनकरेज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जब ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा लूज किया गया, उसको थोड़ा सा मतलब लिबरलाइज किया गया, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में विदेशी कंपनियों के द्वारा होने लगे और बहुत लोगों को रोजगार भी मिला। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये ट्रेड बैरियर्स क्या होता है और लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अगर किसी देश में किसी विदेश से कोई सामान आता है और उस पर हम टैक्स लगा देते हैं तो इसी को टैक्स बैरियर कहते हैं, मतलब व्यापार ट्रेड बैरियर कहते हैं। मान लीजिए मतलब जर्मनी की कोई कंपनी है और वो कार बनाती है और उसका कार का बनाने का कॉस्ट 2 लाख रुपया है और इंडिया में वो 50,000 एक कार पर फायदा लेना चाहते हैं, 2.5 लाख में बेचना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिया उस पर 200% टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी। अब उसको 200 रुपया, 2 लाख रुपया उधर देना पड़ जाएगा, तब वो इंडिया में मजबूरन उसको 5 लाख से ऊपर में कार बेचना पड़ेगा। तो जर्मनी की कार ऑटोमेटिक महंगा हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने ज़्यादा रखा था। तो ट्रेड बैरियर इसको कहते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करना शुरू किया। इट इज कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much each should come into the country. तो ट्रेड बैरियर क्या होता है? इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसी को ट्रेड बैरियर माना जाता है। और गवर्नमेंट इस टैक्टिस का, ट्रेड बैरियर का क्यों यूज करती है? वो अपना विदेशी व्यापार किस लेवल तक रखना चाहती है और वो ये चाहती है कि कौन सा विदेशी माल कितनी मात्रा तक भारतीय मार्केट में आए, उसके लिए वो ट्रेड बैरियर का यूज करती है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट ट्रेड बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो भारत सरकार ने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी और फॉरेन ट्रेड पर भी, फॉरेन कंपनियों के द्वारा। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फॉर फॉरेन कंपटीशन। तो देश की कंपनियों को, देसी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से मुकाबला न करना पड़े, उनसे कंपटीशन न करना पड़े माल बेचने में, इसलिए सरकार ने ट्रेड बैरियर लगा के रखे थे। इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम सेक्टर। भारत कुछ जरूरी सामानों का इम्पोर्ट को सहूलियत देती थी, जिसमें मशीन आते थे, फर्टिलाइजर आती थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक
प्रोड्यूसर थ्रू ए वेराइटी ऑफ मीन्स। तो ऐसा बात नहीं है कि ये इंडिया ने ही किया है, बहुत सारे डेवलप नेशंस थे जो शुरू में अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर का यूज किए थे। Starting around 1991, some far-reaching changes in the policy were made in India. लेकिन 1991 तक भारत के इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज किया गया। The government decided that the time has come for the Indian producer to compete with the producer around the globe, and barriers on the foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. लेकिन 1991 आते आते the situation, the condition of the Indian economy had totally deteriorated. There was increase in poverty, there was increase in unemployment, there was low GDP growth, the public sector company were not making profits. So in this dire condition of Indian economy, the government of India thought that the time has come to make a new economic policy, and now the foreign companies should be allowed to come in India, and the Indian companies should compete with them. And also the government started to make the liberalization of its trade barriers at a large extent. This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. तो ट्रेड बैरियर को मतलब लिबरलाइज करने का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब फॉरेन कंपनियां इंडिया में आसानी से कर सकेगी, और इन्वेस्टमेंट भी कर सकेगी, यहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगा सकेगी, और अपने गुड्स को यहाँ पर सेल भी कर सकेगी। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेड बैरियर होती है या तो उसको रिमूव ही कर दीजिए या उसको फिर लेसन कर दीजिए, कमजोर कर दीजिए, तो फिर इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसमैन आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जैसे ही ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा सा कम मतलब लिबरलाइज किया गया, अब बिजनेसमैन को ये सहूलियत होगी कि वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal। अब सरकार पहले जैसे कड़ा कानून अब अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नहीं रखी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर उसने अपने नियम को थोड़ा बहुत मतलब इजी बना दिया है, तो इसी को हम लोग लिबरल या लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।